नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। यूपी लेखपाल एग्जाम 2025 आपकी तैयारी का वो गोल है जिसे पाकर आपका सपना सच होगा, गवर्नमेंट जॉब का। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। आज का टॉपिक है पर्यावरण एवं प्रमुख संस्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूपी लेखपाल के सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको तैयार बहुत ही आसानी से किया जा सकता है और बहुत ही कम समय में। आप इन टॉपिक्स को 3 से 4 घंटे में भी तैयार कर सकते हैं, एक दिन में भी तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक को लगातार रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर प्रश्नों का एक गलत होने की संभावना बहुत कम होती है। तो अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, कंटेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड कराया जाएगा। 25 दिसंबर तक का आपका ऑफर चल रहा है। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपको तकरीबन 8 से 10,000 वन लाइनर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, 3,000 से अधिक एमसीक्यू प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपको 30 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इतनी सारी चीजें आपको मात्र आज 100 रुपए में मिल रही हैं। कल से इसका प्राइस 150 रुपए हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान, इंस्टीट्यूट्स इन यूपी। पहला संस्थान है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान एनबीआरआई। तो ये लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना तो 1789 में हुई थी, पर लखनऊ में स्थित इस संस्थान का अधिग्रहण सीएसआईआर ने 1953 में किया था। पौधों की प्रजातियों और पर्यावरण पर शोध करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह संस्थान सीएसआईआर की प्रमुख प्रयोगशाला है। यहाँ एक विशाल बोटेनिकल गार्डन भी है। यह जलवायु परिवर्तन के अनुकूल पौधों की नई किस्में विकसित करता है। अगला जो संस्थान है वो है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान आईआईटीआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च। मुख्यालय इसका लखनऊ में है। स्थापना 1965 में हुई थी। उद्देश्य है रसायनों और प्रदूषकों का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव जांच करना। यह जल, मिट्टी और भोजन में विषाक्तता की जांच करता है। नमामि गंगे के तहत गंगा जल की गुणवत्ता की निगरानी करता है। यह पर्यावरण सुरक्षा के लिए मानक तैयार करने में मदद करता है। अगला जो संस्थान है वो है केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान CIMAP। इसका नाम सगंध ही है, आप सुगंध सोच के कंफ्यूज मत होइएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, लखनऊ में मुख्यालय है। स्थापना 1959 में हुई। विशेष औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देना। यह मेंथा तेल उत्पादन में भारत को विश्व में अग्रणी बनाने में सहायक है। यहाँ हर साल किसान मेला आयोजित किया जाता है। किसानों को सगंध पौधे की वैज्ञानिक खेती का प्रशिक्षण देता है। तो ये क्या करता है, ये संस्थान किसानों को सगंध पौधों की वैज्ञानिक खेती का प्रशिक्षण देता है। अगला जो संस्थान है बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान BSIP। तो ये लखनऊ में स्थापित है। 1946 में इसकी स्थापना होती है। फाउंडर हैं प्रोफेसर बीरबल साहनी। अध्ययन है जीवाश्मों और प्राचीन वनस्पति विज्ञान का। तो जो उसका उद्देश्य है वो जीवाश्मों और प्राचीन वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करना। यह प्राचीन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के इतिहास को समझने में मदद करता है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। अगला जो संस्था है, बॉडी है, वो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण प्रयोगशाला NRLC, नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। लखनऊ में स्थापित है। स्थापना 1976 में होती है। देश की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। यह पुरानी पांडुलिपियों, मूर्तियों और कलाकृतियों को नष्ट होने से बचाता है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। संग्रहालयों को संरक्षण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अगला जो महत्वपूर्ण है वो है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये झांसी में स्थित है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
कुछ अलग है, कहीं पर है। स्थापना इसकी 1962 में होती है। उद्देश्य है पशुओं के लिए चारे की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाना। ये बुंदेलखंड के सूखे क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ कृषि वानिकी पर भी शोध किया जाता है। यह आईसीएआर के अंतर्गत आता है और किसानों को चारा प्रबंधन सिखाता है। अगला है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर बरेली में स्थित है। 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य है कुक्कुट पालन में अनुसंधान और विकास। यहाँ बटेर, टर्की और मुर्गियों की उन्नत प्रजातियां विकसित की जाती हैं। इसका लक्ष्य अंडा और मांस उत्पादन को बढ़ाना है। यह संस्थान आईसीएआर के अधीन कार्य करता है। अगला जो संस्थान है वो है केंद्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। मुख्यालय इसका सहारनपुर में है। सहारनपुर में ये स्थापित है। 1980 में इसकी स्थापना होती है। उद्देश्य है कागज उद्योग में तकनीकी सुधार और प्रदूषण नियंत्रण। यह कागज मिलों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को साफ करने पर कार्य करता है। लुगदी बनाने के लिए पर्यावरण अनुकूल विधियां खोजता है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला जो हमारा संस्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान। यह प्रयागराज में स्थित है। 1980 में मानव और पर्यावरण के बीच सामाजिक संबंधों का यह अध्ययन करता है। यह विकास परियोजनाओं के कारण होने वाले विस्थापन पर भी शोध करता है। गंगा नदी के किनारे बसे समुदायों का सामाजिक अध्ययन करता है और यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक संघटक संस्थान है। ये आपके ग्राम समाज के विषय पर भी आधारित संस्थान है और पर्यावरण से भी आधारित है। तो दो टॉपिक को ये जोड़ेगा, किसी एक में इसके आने की संभावना रहती है। तो गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला संस्थान है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, IIPR। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। ये कानपुर में स्थापित है। 1983 परियोजना निदेशालय के रूप में स्थापित होता है। फिर 1993 में इसकी संस्थान के रूप में स्थापना होती है। दोनों वर्ष पूछ लिए जाते हैं, कभी 1983 कभी 1993। उद्देश्य है दालों की उत्पादकता बढ़ाना। दालें मिट्टी में नाइट्रोजन जोड़कर उर्वरता बढ़ाती हैं। यह चना, अरहर और मसूर की नई किस्में विकसित करता है। यह खाद्य सुरक्षा और प्रोटीन कुपोषण को दूर करने में सहायक है। अगला है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, IIBR। पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। वाराणसी में ये स्थित है। स्थापना 1999 संस्थान के रूप में होती है। उद्देश्य है सब्जियों पर शोध और विकास करना। यह जैविक खेती को बढ़ावा देता है। गंगा के मैदानी इलाकों में सब्जी उत्पादन बढ़ाना इसका लक्ष्य है। कम पानी और कीट रोधी सब्जियों की किस्में तैयार करता है। अगला जो संस्थान है वो है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, IBRI। तो ये इज्जतनगर बरेली में स्थित है। 1889 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लैब के रूप में इसकी स्थापना होती है। यह एशिया का प्रमुख पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र है। पशुओं की बीमारियों के लिए टीके विकसित करना इसका कार्य है। इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। पशुधन स्वास्थ्य में इसका योगदान अमूल्य है। तो क्या है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में स्थित है। यूपी जीके के मामले में भी ये सारे संस्थान आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट से नहीं आएंगे तो यूपी जीके से प्रश्न आ सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश सरकार संगठन और कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पूरा नाम है उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अंग्रेजी में, लखनऊ में स्थापित है। गठन इसका 1975 में हुआ था। उद्देश्य या कार्य है इसका जल और वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण करना। यह उद्योगों को पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है। नियम तोड़ने पर कारखानों पर जुर्माना लगाता है। प्लास्टिक कचरे और ई कचरे के निस्तारण की निगरानी करता है। अगला जो संस्थान है वो है उत्तर प्रदेश वन निगम, यूपी फॉरेस्ट कारपोरेशन। ये लखनऊ में है। 1974 में इसकी स्थापना होती है। उद्देश्य है वन उपज का वैज्ञानिक विदोहन और व्यापार।
यह वनों की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने का कार्य करता है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देता है, जैसे दुधवा में। तेंदुपत्ता और इमारती लकड़ी का प्रबंधन करता है। यह एक वैधानिक निकाय है। अगला जो है वो है उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड। इसकी स्थापना 2006 में होती है। मुख्यालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड। उद्देश्य है राज्य की जैव विविधता का संरक्षण करना। यह पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार करवाता है। जैविक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देता है। तो जैविक संसाधन जो हैं उनका सस्टेनेबल उपयोग कैसे हो उसको बढ़ावा देता है। स्थानीय प्रजातियों के लिए संरक्षण के जागरूकता फैलाता है। तो जो स्थानीय प्रजातियां हैं उनका संरक्षण कैसे हो उसके लिए जागरूकता फैलाता है। अगला जो है वो है नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग यूपी। यह यूपी सरकार का एक विशेष विभाग है। गंगा नदी का सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में बहता है। हर घर नल योजना के तहत स्वच्छ जल पहुंचाना इसका कार्य है। गंगा किनारे के गांवों को ओडीएफ यानी कि खुले में शौच मुक्त बनाना, नदियों के पुनरुद्धार और घाटों की सफाई पर काम करना, गंगा में गिरने वाले नालों को टैप करना इसके प्रमुख कार्य हैं। अगला जो है वो है वृक्षारोपण महाअभियान। तो यूपी सरकार वृक्षारोपण महाअभियान हर साल जुलाई में करती है और इसमें अमृत वन और नंदन वन जैसे विशेष वन लगाए जाते हैं। राज्य का हरित आवरण बढ़ाना इसका उद्देश्य है। हर साल करोड़ों पौधे लगाने का अभियान चलता है। तो पिछली बार से इस हर साल ज्यादा पौधे लगाने का प्रयास रहता है यूपी गवर्नमेंट का। 2025 में 37 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था। अगला है एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। 2018 में शुरुआत होती है इसकी। स्थानीय उत्पादों और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए पीलीभीत बांसुरी बांस उत्पाद है। जालौन हस्त निर्मित कागज, ये पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल होते हैं। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल जीआई टैग प्राप्त है। यह योजना पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहित करती है। अगला है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII, पूरा नाम है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून में स्थित है उत्तराखंड में। 1982 में इसकी स्थापना होती है। वन्य जीव प्रबंधन में प्रशिक्षण और शोध करना इसका उद्देश्य है। यह भारत में बाघों की गणना आयोजित कराता है। जैव विविधता संरक्षण के लिए तकनीकी सलाह देता है। यह पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। अगला जो है वो है वन अनुसंधान संस्थान FRI, पूरा नाम है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून में इसका स्थापना होती है। 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में ये स्थापित होता है। महत्व है यह वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का प्रमुख संस्थान है। इसकी इमारत ग्रीको रोमन शैली में बनी है जो दर्शनीय है। इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। यह वानिकी अधिकारों का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वानिकी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। ग्रीको रोमन शैली में इसकी इमारत बनी है। 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। अगला जो है वो है भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून में स्थापित है। 1981 में हर 2 साल में भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी करना इसका कार्य है। यह उपग्रह चित्रों के माध्यम से वनों का सर्वेक्षण करता है। वनों में लगने वाली आग की निगरानी करता है। यह देश के वन संसाधनों का डेटाबेस तैयार करता है। अगला जो संस्थान है वो है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर महाराष्ट्र में यह स्थित है। 1958 में इसकी स्थापना होती है। उद्देश्य है पर्यावरण इंजीनियरिंग और प्रदूषण नियंत्रण तकनीक। यह औद्योगिक कचरे और सीवेज ट्रीटमेंट पर शोध करता है। ग्रीन पटाखे इसी संस्थान ने विकसित किए हैं। यह CSIR की प्रयोगशाला है। अगला जो है वो है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित है। 1982 में वन प्रबंधन में शिक्षा और शोध का इसका उद्देश्य है। यह वनों के व्यावसायिक और सतत उपयोग का प्रशिक्षण देता है। सामुदायिक आधारित वन प्रबंधन पर जोर देता है।
यह पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। अगला जो है वो है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर राजस्थान में इसका मुख्यालय है। 1959 में इसकी स्थापना होती है और इसका उद्देश्य है मरुस्थलीकरण को रोकना। जो डिजर्ट बन रहा है, जो रेगिस्तान बन रहा है, उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, ये इसका उद्देश्य है पता करना। सूखे क्षेत्रों में खेती और वानिकी की तकनीकी विकसित करना, रेतीले टीलों को स्थिर करने के उपाय खोजना, यह संस्थान ICAR के अंतर्गत कार्य करता है। अब हम बात करेंगे मंत्रालय और वैधानिक निकायों की। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में पर्यावरण और वन संरक्षण की योजना बनाना, ये देश की नोडल एजेंसी है जो संयुक्त राष्ट्र के साथ कार्य करती है। बड़ी परियोजनाओं का पर्यावरण मंजूरी यही देता है। वन्य जीव संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के नियम बनाना इसकी जिम्मेदारी है। अगला जो है वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCB, नई दिल्ली में स्थापित है। 1974 में जल अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। जल और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए तकनीकी सलाह देना इसका उद्देश्य है। यह राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI जारी करता है, राज्यों के प्रदूषण बोर्डों के कार्यों पर समन्वय करता है, ध्वनि प्रदूषण के मानकों में मानक भी यह तय करता है। सोचिए 1974 में दिल्ली में इसकी स्थापना होती है और वर्तमान में दिल्ली में इतना ज्यादा वायु और जल प्रदूषण दोनों है। सरकारों ने कितनी लापरवाही की है, इस बोर्ड के होते हुए भी अधिकारियों ने भी की है। सिर्फ सरकारें जिम्मेदार नहीं है, अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में स्थापित है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। पर्यावरण अदालत कहा जाता है इसको। पर्यावरण संबंधी मुकदमों को तेजी से 6 महीने के अंदर ये निपटारा करती है। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। यह प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि जिसने प्रदूषण फैलाया है वही उसका भुगतान करेगा। अगला है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, NTCA, नई दिल्ली में स्थापित है। 2005 में इसकी स्थापना होती है। वन्य जीव अधिनियम में संशोधन के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर का प्रबंधन और निगरानी करना इसका उद्देश्य है। यह एक वैधानिक निकाय है, बाघ अभयारण्यों के लिए मानक और दिशा निर्देश तैयार करता है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण मंत्री होते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख परियोजनाओं की, जो की प्रोजेक्ट्स हैं सरकारों ने जो शुरू किए हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ होता है। बाघों का संरक्षण और उनकी संख्या बढ़ाना इसका उद्देश्य है। यूपी में दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ और रानीपुर ये टाइगर प्रोजेक्ट के लिए रिजर्व किए गए हैं। रानीपुर चित्रकूट यूपी का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना। पहला टाइगर रिजर्व जिम कार्बेट, उत्तराखंड है। यह दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम है। अगला है प्रोजेक्ट हाथी, प्रारंभ 1992 में हुआ है। उद्देश्य है हाथियों और उनके आवास का संरक्षण, मानव हाथी संघर्ष को कम करना। यूपी में तराई हाथी रिजर्व अधिसूचित किया गया है। यह दुधवा और पीलीभीत के जंगलों को कवर करता है। इसके तहत गज यात्रा अभियान चलाया गया है। अगला है स्वच्छ भारत मिशन, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया है। उद्देश्य है स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन। यूपी के सभी जिलों को ODF घोषित किया गया है। SBM 2.0 का फोकस शहरों को कचरा मुक्त बनाने पर है। यह ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर जोर देता है। स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर लगातार शीर्ष पर है। अगला है नमामि गंगे कार्यक्रम, 2014 में प्रारंभ होता है। गंगा नदी को प्रदूषण कम करना और संरक्षित करना इसका उद्देश्य होता है। जो गंगा नदी में प्रदूषण है उसको कैसे कम किया जाए और उसे कैसे संरक्षित किया जाए गंगा नदी को, तो उसका ये उद्देश्य था। ये जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। यूपी में कानपुर और वाराणसी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं। अर्थ गंगा मॉडल के तहत आजीविका पर जोर दिया जा रहा है। नदी तटों पर वृक्षारोपण और जैव विविधता संरक्षण शामिल है। अगला जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में प्रारंभ किया गया। शहरों में वायु प्रदूषण PM 2.5 और PM 10 को कम करना इसका उद्देश्य था।
2026 तक प्रदूषण में 40% तक की कमी लाना इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। यूपी के कई शहर लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी इसमें शामिल है। ये वायु गुणवत्ता सुधार के लिए समयबद्ध राष्ट्रीय रणनीति है। अगली जो योजना है वो है अमृत धरोहर योजना, 2023 में घोषित की गई। रामसर स्थलों का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। यह आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग और जन भागीदारी को बढ़ावा देती है। यूपी में बखीरा, हैदरपुर, सांडी आदि प्रमुख रामसर स्थल है। यह इको टूरिज्म और स्थानीय आजीविका को जोड़ती है। यह योजना अगले 3 वर्षों के लिए लागू की गई है। अगला है वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ईपीए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये प्रारंभ होता है। पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना इसका उद्देश्य है। विशेष तौर पर यह भोपाल गैस त्रासदी के बाद लाया गया था। इसे छाता विधान भी कहा जाता है। यह केंद्र सरकार को पर्यावरण नियम बनाने की व्यापक शक्ति देता है। इको सेंसिटिव जोन इसी के तहत घोषित होते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए, चीजें बिखरी हुई थी, उनको इकट्ठा करने में बहुत समय लगा है और एक अच्छा नोट्स बनाने का प्रयास किया गया है ताकि आपको जितना भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक वो आपको दिलाया जा सके और आपकी तैयारी में एक और बिंदु जोड़ा जा सके। ये तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सारी तैयारी नहीं है ना? बूंद बूंद से जैसे गागर भरती है, वैसे ही आपका एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक आपकी तैयारी को सागर की तरह भरेगा। तो इस छोटे छोटे वीडियोस में जो छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आता हूं, वो आपकी तैयारी को और मजबूत करेंगे और अच्छे तरीके से आप पढ़िए। सिर्फ एक चीज के भरोसे बैठकर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी, ये दिमाग में रखिए। और निगेटिव लोगों से दूर रहिए, सकारात्मक रहिए, सोच अपनी क्लियर रखिए कि आपको क्या करना है। जब आपकी सोच क्लियर हो जाएगी, टारगेट क्लियर हो जाएगा, आपका वाई क्लियर हो जाएगा कि आपको क्यों करना है, आपको कैसे करना है, आपको जब पता चल जाएगा तो आप बिना डाउट के जाएंगे। जो डाउट के साथ होते हैं कि पढ़ाई करें, कोर्स लें, पीडीएफ लें, किताब लें, उनसे फिर कुछ नहीं हो पाता है। डाउट में जीने से अच्छा है कि आप एक रास्ते पर लगातार चलते रहें। डाउट आपको कमजोर करेगा, आप ओवर थिंकर बन जाएंगे और फिर आप सोचते ही रह जाएंगे कि कौन रास्ता सही है आपके लिए। तो रास्ते को चुन लीजिए और बढ़ते जाइए। जो भी रास्ते में आपको मिले, अगर आपकी क्षमता में है तो उसको एकत्रित करिए और उसके साथ आगे बढ़िए। आप एक के भरोसे नहीं बैठेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ये गारंटी है। मेहनत करना आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, आप उससे भाग नहीं सकते। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर रही बात पीडीएफ की, आज आपको मात्र 100 रुपए में पीडीएफ मिल रही है। कल से इसकी फीस 150 रुपए हो जाएगी। तो आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर आप जुड़िए और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त करिए। इसमें आपको 8 से 10,000 वन लाइनर्स नोट्स मिलेंगे, 3,000 तकरीबन आपको एमसीक्यू मिलेंगे और 30 आपको मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।